जी हाँ, 2014 और 2019 में काशी से, वाराणसी से बम्पर जीत हासिल करने के बाद तीसरी बार एक बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। एक एक अपडेट से हम आपको करा रहे हैं वाकिफ, और इस वक्त बनारस के चप्पे चप्पे पर टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता मौजूद हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन होगा। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। खास बात यह कि आज एनडीए के तमाम दिग्गज नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान उनके साथ नजर आएंगे। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे, 20 केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद होंगे। बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीर संभव हो पा रही है क्योंकि टीवी9 के हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। प्रतिमा मिश्रा वहां पर मौजूद है, कुमार कुंदन ने अभी तक तस्वीरें आपको दिखाई। नमो घाट सीधा रुक करेंगे, आनंद प्रकाश पांडे वहां पर इस वक्त मौजूद है। और कलेक्ट्रेट ऑफिस में आपको बता दें पंकज झा मेरे सहयोगी मौजूद है, और साथ ही काल भैरव जहां पर दर्शन के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे जुड़ेंगे। सबसे पहले आनंद आपके पास आना चाहूंगी और संभव हो तो आप सीधी तस्वीर दिखा दीजिए। कमांडो ना वो करें। जी देखिए, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं नमो घाट पे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी क्रूज के अंदर ही हैं। क्रूज जो है नमो घाट पे आके लग चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सुरक्षा कर्मी है, जो एसपीजी के अधिकारी हैं, वो उतर चुके हैं। अब कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्रूज से बाहर आने वाले हैं। और हम आपको और भी बात बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पे नमो घाट पे जो तमाम लोग हैं वो इकट्ठे हो रखे। लगभग 2-3 घंटे से लोग इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पर। और ये कभी कोई सीढ़ी पे खड़ा है तो कोई रैंप पे खड़ा है, और ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और सब टकटकी लगाकर सबकी नजरें जो है क्रूज के ऊपर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से उतरे और ये लोग उनको देख सके। हालांकि दूरी थोड़ी ज्यादा है, लगभग दूरी यहाँ से होगी 300-400 मीटर की दूरी होगी। तो ऐसे बावजूद इसके लोग कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ बोर्ड पे और बोर्ड के किनारे खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस क्रूज से बाहर आएंगे और नमो घाट पर लगभग प्रधानमंत्री 15 मिनट रहेंगे। और उसके बाद यहाँ से वो सीधा काल भैरव मंदिर जाएंगे जहाँ पर वो दर्शन करेंगे। और ये नमो घाट खास इसलिए भी है कि नमो घाट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही इसका नाम नमो घाट रखा गया है। और पहले जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये पहले खिड़किया घाट कहा जाता था, इसका नाम था। और तब ये पूरा वीरान हुआ करता था, सुनसान हुआ करता था, कोई यहाँ पर आता नहीं था। और जिस घाट पे, रविदास घाट पे हम खड़े हैं, यहाँ पर इसके आसपास जो है भैंसे जो है भैंसों को नहलाया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे टर्म में यहाँ पे सांसद बनने के बाद खिड़किया घाट को विकसित करने का संकल्प लिया, और उसके बाद इस नमो घाट की परिकल्पना की गई। और आज जो है नमो घाट जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यहाँ पे क्रूज आता है, यहाँ पे बगल में हेलीपैड है, इसके साथ साथ ये रोड से भी कनेक्टेड है। और सूर्य नमस्कार जो एक योग है, मुद्रा है, व्यायाम है, उसकी तमाम जो मुद्राएं भी यहाँ पर बनाई गई हैं। और एक बात और हम आपको बता दें कि नमो घाट पे दुनिया का सबसे पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है। क्योंकि पहले जो नावें यहाँ पे चलती थी वो केरोसिन से और डीजल चलती थी, जिससे कि धुआं होता था, पॉल्यूशन होता था, पानी में भी पॉल्यूशन होता था, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर में भी पॉल्यूशन होता था। लेकिन अब जो नावें हैं लगभग 95% बताया गया कि नावें जो है वो सीएनजी चलती है। आपको नावों के अंदर वो सीएनजी के सिलेंडर भी नजर आ रहे होंगे। और ये जो है सभी नावें जो है इस फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन से ये अपना फ्यूल लेती है, सीएनजी लेती है, और उसके बाद यहाँ पे इनका मूवमेंट होता है। यानी कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। हेलीपैड जैसा बताया गया कि हेलीपैड भी यहाँ पे बगल में बनाया गया है। तो नमो घाट को पूरा विकसित किया गया, और अभी ये इसके विकास का काम और जारी है। कोई नमो घाट को और थोड़ा सा और आगे ले जाने की कोशिश है, और उस पर भी काम चल रहा है। संभव है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जीत कर आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उसके बाद इसे और आगे इसके विकास को और आगे ले जाया जाए। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। और जैसा कि काशीवासी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से यहाँ से सांसद बने हैं, तब से जो एक धर्म और विकास, उन दोनों को जोड़कर उन्होंने बनारस की जो पहचान है उसको भी बरकरार रखी, और साथ ही साथ बनारस को विकास के पथ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। बिल्कुल आनंद, बने रहें आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी पंकज झा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वाराणसी कलेक्ट्रेट में जबरदस्त हलचल नजर आ रही है, वहां का हाल भी बताइए। और साथ ही साथ पंकज, आपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावकों की लिस्ट भेजी है, उनके नाम भेजे हैं, वो अलग अलग जिस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, उनके जरिए भी किस तरह का राजनीतिक और जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई, अगर आप ये भी बता पाएं। जी हाँ, ये जो 4 प्रस्तावकों के नाम जो हमने बताए हैं, जिसमें कि आप
गणेश्वर मिश्र की बात कर, गणेश्वर शास्त्री की बात की जा रही है, फिर सोनकर बिरादरी से एक हैं, फिर बैजनाथ पटेल हैं, आपको बताऊं, फिर कुशवाहा हैं। तो ये जो पिछले साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे और उससे पहले का जो सामाजिक समीकरण था बीजेपी, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। एक तरीके से पूरे दलित बिरादरी को और गैर यादव ओबीसी का कंसोलिडेशन करने के लिए जिस तरीके उन्होंने कोशिशें की और उसके नतीजे सामने हैं कि लगातार हर चुनाव यूपी का अगर खास तौर से देखें हम और राष्ट्रीय स्तर पर खास तौर से हिंदी पट्टी में हम देखें तो उसके नतीजे मिलते रहे हैं। और इसी हिसाब से उन्होंने ओबीसी समुदाय से, खुद भी वो कहते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बात का जिक्र करते रहे हैं सार्वजनिक मंच से, राजनीतिक मंचों से भी, कि वो खुद इसी पिछड़े वर्ग समुदाय से आते हैं। तो अगड़ी समुदाय से यानी ब्राह्मण बिरादरी से तो गणेश्वर शास्त्री हो गए, 2 ओबीसी और एक एससी समाज से दे करके उन्होंने उस सामाजिक समीकरण को और उस सोशल इंजीनियरिंग को फिर से एक बार पुख्ता किया है, जिसकी बदौलत यूपी में लगातार और लोकसभा चुनाव भी और डबल इंजन की सरकार भी है यूपी में और वो जीतते रहे। उसी को फिर से एक बार कह सकते हैं कि री-इन्फोर्स किया है उन्होंने। और जैसा कभी बता रहे थे आनंद कि अभी नमो घाट पे पहुंच रहे हैं, फिर उसके बाद काल भैरव मंदिर और उसके बाद यहाँ पर आएंगे नामांकन के लिए। आज उनके कार्यक्रम में थोड़ी देरी हो रही है, तो मुझे लगता है यहाँ आने में भी थोड़ी देरी होगी, लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा समेत जितने भी एनडीए के नेता हैं वो आए हैं। मुख्यमंत्रियों में उन्हीं को बुलाया गया है जो बीजेपी के सहयोगी दल के खुद के अध्यक्ष हैं, जैसे एकनाथ शिंदे जो हैं शिवसेना गुट के जो हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। हमने देखा चंद्रबाबू नायडू को आपने देखा होगा, पवन कल्याण को देखा होगा आपने, उन्हीं लोगों को यहाँ बुलाया गया है। मुख्यमंत्री के तौर पर देखें तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो नामांकन के समय यहाँ पे मौजूद रहेंगे। वैसे प्रस्तावक ही मौजूद रहेंगे। एनडीए के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक भी होगी वहाँ पर। एक तरीके से वो जो सबको साथ ले चलने वाली जो बात है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, एनडीए के पूरे धड़े को, कुनबे को यहाँ लाया गया है। आज चूंकि ऐतिहासिक दिन है, वो नामांकन कर रहे हैं, इसीलिए सारी तैयारियां की गई। एक अपडेट, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे और बाकी जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं क्या वहां पर या नहीं? नहीं, उनको नहीं। जो बीजेपी के सहयोगी दल के हैं और अपनी अपनी पार्टियों के वो नेता हैं या अध्यक्ष हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया एकनाथ शिंदे हैं, तो वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो वो आए हैं। कुछ देर पहले यहाँ चिराग पासवान जो हैं वो भी आए थे। तो मुख्यमंत्रियों में बीजेपी की तरफ से देखें तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नाम ही बताया गया है, चूंकि वो यूपी के मुख्यमंत्री तो प्रोटोकॉल के तहत वही रहेंगे। बिल्कुल। अब एक सवाल हर्षवर्धन जी इसी लिहाज से कर लेती हूँ, क्योंकि पीएम के नामांकन के लिए प्रस्तावकों की जहां तक हम चर्चा कर रहे हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग का एक और उदाहरण, एक और एग्जाम्पल हमारे सामने। नरेंद्र मोदी जिस तरह से जड़ से जुड़ते हैं वो देखना चाहिए। अब इस बार राम मंदिर से बड़ा मुद्दा क्या है? तो गणेश्वर शास्त्री जी हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, बरसों पहले आके काशी में बस गए। पंचांग के लिहाज से, तिथि मुहूर्त के लिहाज से देश का बड़ा नाम है और उनके यहाँ अपनी उनकी जो शास्त्रार्थ शाला है उसकी एक अलग महत्ता है। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो पिछड़े समाज से, दलित समाज से आते हैं, लेकिन ये कोई 2024 का नहीं है मसला। जब 2014 में वो गए तो महामना मालवीय जी के पौत्र जस्टिस गिरधर मालवीय जी वो उनके एक प्रस्तावकों में थे। उनके प्रस्तावकों में अगली बार उन्हीं के परिवार की उनकी दत्तक पुत्री प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला रहती हैं। उनके प्रस्तावकों में छन्नूलाल मिश्र रहते हैं। उनके प्रस्तावकों में नाविक वीरभद्र निषाद रहते हैं। उनके प्रस्तावकों में डोम राजा रहते हैं। मतलब समाज का और समाज के साथ बनारस जिनसे पहचाना जाता है, जिसको कहते हैं कि बनारस की पहचान कौन लोग हैं, किनसे आप बनारस को जानते हैं, उन दोनों को जोड़कर प्रधानमंत्री ये बात करते हैं। और सिर्फ जाति कहना ये थोड़ा सा मुझे प्रधानमंत्री के संदर्भ में ठीक नहीं लगता। जब आप कहेंगे सामाजिक व स्थानीय जो जुड़ाव है उसको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल उचित होगा और सीधे जाकर मोदी जी के साथ जुड़ जाता है। बिल्कुल। विपिन चौबे का भी हम जल्दी से रुख कर लेते हैं। विपिन, काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे। वहां पर जरा तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बात कीजिए, क्या तैयारियां की गई हैं, उसके बारे में क्या अपडेट है, बताएं। बिल्कुल। देखिए, हम काल भैरव मंदिर के गेट से ठीक थोड़ी दूरी पर खड़े हैं और इतनी प्रचंड धूप में, आप समझिए सुबह 10:30 बजे भी पारा 40 के पार जा चुका है, लेकिन लोग अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। और ये तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं, मिलने आए हैं और बेकरारी इनके चेहरों पर देखिए। इतनी धूप में, गर्मी में आप लोग को कितनी धूप, मतलब इतनी गर्मी में आप लोग खड़े कैसे हैं, ये बताइए। कुछ नहीं, ऊर्जा भगवान दे रहे हैं। मोदी के लिए इतना त्याग कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए हम लोग त्याग नहीं कर सकते? काशीवासी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ काशी के अंदर ऐसा
सांसद मिले हैं, सांसद और प्रधानमंत्री दोनों मिले हैं। तो एक बार फिर से काशीवासी किसको चाहते हैं इस बार? किसको चाहते हैं? मोदी हर हर मोदी। ये है मोदी जी, कुछ किए हैं, काम वाम हुआ है? बहुत काम किए हैं। अच्छा, तो कितनी उत्सुकता है? काल भैरव मंदिर वो आने वाले हैं, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। उत्सुकता ज्यादा है कि कम है? काशी का भ्रमण किए होंगे, देखे होंगे क्या परिवर्तन आया है, तो और परिवर्तन आने वाला है। तो काशी वालों ये बताइए, मोदी जी ने कोई विकास किया या नहीं किया? किया है कि नहीं किया? सड़कें बनाई या नहीं बनाई? कॉरिडोर बना कि नहीं बना? राशन वाशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ ऐसा है जो वादा पूरा नहीं हुआ? कुछ नहीं, सारे वादे पूरे हुए। ऐसा तो कुछ नहीं जो वादा किया वो पूरा एकदम नहीं, एकदम सनातन पूरा हो जाए, 100% देते उसको पूरा करते हैं। पहले जो है नाप तौल के आदमी आवत रहलन, हिंदू मुसलमान। अब नाप तौल के ना तन कहीं भी जाए के बेधड़क चल जाला। अच्छा, पूरे देश में व्यवस्था हो। पूरे देश में ऐसे सब बात का बात खत्म हो जाला कि जब दोनों एक साथ व्यवस्था हो कि सब समझ बूझ के एक जगह आ जाए। तो इंतजार बढ़ता जा रहा है। 1 घंटे कार्यक्रम लेट हो गया है। आप लोग थोड़ा सा छाव में चले जाइए, हो सकता है। नहीं है, ऊपर से वो भगवान, नीचे से मोदी भगवान। मोदी जी को देख के जाएंगे। बिना देखे नहीं जाएंगे? नहीं। अरे मान जाइए, थोड़ा धूप। नहीं। धूप में अभी है, मोदी जी भी धूप में सब दर्शन किए, दर्शन में घाट धूप में किए हैं, तो हम लोग ऐसे ही नारा लग रहा है कि कुछ मिला उला भी है मोदी जी। मिला है, क्या मिला? कुछ मिला है, बहुत मिला? कुछ, बहुत मिला है, प्यार मिला ना, उतना कोई नहीं दिया है। मोदी जी बहुत कुछ। कैश वैश मिल रहा है? कैश नहीं, सब्सिडी हम लोग को नहीं मिलता है। लेकिन ये बताइए, लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई कोई मुद्दा है? मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई कोई मुद्दा है क्या? आप लोग है कि क्या मिला? सबसे बड़ी चीज है आत्मसम्मान मिला, सनातन धर्म को आत्मसम्मान मिला। हर जगह सनातन धर्म डंका बज रहा है, पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं। कर रहे हैं सर, कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो ये उत्साह वगैरह देखिए, लेकिन इसके अलावा आप पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था देखिए, जहां पर योगी आदित्यनाथ 1 घंटे पहले पहुंच चुके हैं और उसके बाद काल भैरव मंदिर और सामने से सीधी तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं। आनंद, आपके पास आती हूँ क्योंकि अब नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं नमो घाट। गाड़ी आगे लग रही है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्रूज से बाहर निकल आए हैं। अब ये नमो घाट पहुंचे हैं। यहाँ से लगभग 10 से 12 मिनट प्रधानमंत्री यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से काल भैरव काशी के कोतवाल के दर्शन के लिए, पूजा करने के लिए जाएंगे। और यहाँ पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज से बाहर आए, यहाँ तमाम जो लोग मौजूद थे वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नारे लगाने लगे थे। और प्रधानमंत्री को देखने के लिए आप देखेंगे कि अभी हम जहाँ खड़े हैं, रविदास घाट पर खड़े हैं, यहाँ पर जो आम लोग हैं वो काफ़ी देर से, लगभग कई घंटों से इंतजार करें। दूर दूर से हमारी नजर जहाँ जा रही है वहाँ पर लोग खड़े हैं और सब एक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं। और ये जो घाट है नमो घाट, इस घाट की खासियत भी यही है कि चूंकि इस घाट का नाम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप तो लगभग 4-5 घंटे हो गए यहाँ पे इंतजार। 4-5 घंटा हो गया सर। देखे मोदी जी को? हाँ देखे हैं सर, देखे हैं लगा रहे थे। हाँ, हर हर मोदी, हर हर मोदी। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एक साथ देख रहे थे उधर प्रधानमंत्री की तरफ। हाँ, देख रहे थे। देख नहीं पाए। उम्र भी हो गई। ठीक है, फिर भी हम देख रहे, आप हाथ हिला रहे थे। आप बताइए, आप भी हाथ हिला रहे थे? हाँ, मोदी जी को बहुत बढ़िया से हम लोग देखे। हम लोग स्पेशल नामांकन के लिए बिहार से आए हुए हैं। अच्छा, बिहार में कहाँ? हम काराकाट लोकसभा से, जो वो पूरा बिहार का जो क्षेत्र, बिहार जो लोकसभा क्षेत्र है पूरा हाईलाइटेड हो गया। आप कहाँ से आए? जी, श्री घाट से। अच्छा, तो बगल से ही आए? जी, बगल से। यहाँ देखने के लिए प्रधानमंत्री जी, बहुत तमन्ना थी कि कई दिन से, लेकिन आज मौका मिला थोड़ा देखने के लिए। बड़ा विकास हुआ नमो घाट। हाँ, बहुत पूरा स्वर्ग बन गया। यही हमारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, जितने भी देश विदेश के सभी। पहले झोपड़ियाँ थी। खिड़किया घाट नाम था पहले इसका, झोपड़िया। झोपड़ी मजदूर है थे यहाँ। हाँ, नीचे से। अब बढ़िया फर्स्ट क्लास का हर काशी के दिल में मोदी जी हैं और आपके मैं विश्वास दिलाता हूं कि काशी से 10 लाख वोट से विजय बना के दिल्ली भेजने का काम करेंगे। अब की बार 400 पार। आप बताइए, देखे मोदी जी को? मोदी जी को देखे सर, बहुत बढ़िया है।
देख लिए, आराम से देख लिए। आप बताइए। मोदी जी को देखने आए थे, जो कि हम मिर्जापुर जिले से हैं, और सुबह हम आए थे हॉस्पिटल के लिए और जाम की वजह से निकल नहीं पाए और मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। देखिए हमारे, तो देखिए जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं उस नमो घाट से आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त लाइव हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं वहां से विपिन चौबे हमारे साथ लाइव हैं और कलेक्ट्रेट जहां पर नामांकन दाखिल करना है प्रधानमंत्री मोदी को वहां मौजूद हैं पंकज झा हमारे सहयोगी। एक एक तस्वीर सबसे पहले आपके सामने टीवी 9 भारतवर्ष पर। सीधे आपको लिए चलते हैं काल भैरव विपिन चौबे के पास। विपिन, तो देखिए यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं समीर, और बमुश्किल समझिए 5 से 10 मिनट का वक्त और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। पहले से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर उनकी अगवानी करने के लिए मौजूद हैं। सारी पूजा की व्यवस्था की जा चुकी है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि काशी दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक है और खुद साक्षात महादेव ने काल भैरव को यहाँ स्थापित किया था, क्योंकि वो काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। और जब काम इतना बड़ा होने जा रहा हो, जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए और काशी के सांसद के तौर पर नामांकन करना चाहते हो, तो वो यहाँ पर अनुमति लेने आए हैं। अनुमति लेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद एनडीए के नेताओं के साथ बैठक, और बैठक के बाद फिर जाएंगे वो नामांकन दाखिल करने के लिए। तो बड़ा संदेश भी है और ये भी कहा जाता है कि बिना काशी के कोतवाल से पूछे किया गया कोई काम, बिना आशीर्वाद लिया हुआ कोई काम सफल नहीं होता है। ऐसे में यहाँ के जो थाने हैं वहां भी काशी के कोतवाल यानी काल भैरव की उपस्थिति चलती है और थानों में भी बाकायदा इनकी कुर्सी लगती है। तो आप समझिए कितना महत्व है, पौराणिक महत्व भी है। लगभग 5000 साल पुराना इस शहर का इतिहास है और इस शहर के लिए बहुत कुछ प्रधानमंत्री ने किया है, जो यहाँ के लोग बताते हैं, जो दावा करते हैं और जो आज जमीन पर उतर रहा है और दिख रहा है। तीसरी बार वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। उनकी पार्टी चुनावी मैदान में है, 400 पार का नारा दिया गया है। लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। यहां जो बनारसी हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो बाहर से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, बंगाल से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, ये तमाम लोग वो हैं जो पता चला कि प्रधानमंत्री जब आने वाले हैं तो अपनी जगहों से हिलने को तैयार नहीं है। इंतजार ये पूरा रूट भी एक बार दिखा दीजिए विपिन, आपके पीछे का, जहां पर प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, फिर नामांकन के लिए आगे बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल सुरभि, मैं बिना वक्त जाए किए आप लोगों का उत्साह एक बार आपको दिखाता हूं और सीधा सिक्योरिटी के बीच से वो रूट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी रास्ते को जिसको कॉर्डन ऑफ कराया गया है, खाली करा लिया गया है। दोनों तरफ के रास्तों को रिजर्व रखा गया है और इन रास्तों से होकर प्रधानमंत्री को आना है। यहां तक हमारी सीमाएं हैं, इसके आगे हमें जाने की मनाही है। और सामने वो काल भैरव मंदिर का वो गेट देखिए जहां से प्रधानमंत्री का काफिला अंदर दाखिल होगा और ये उत्साह देखिए जो यहां के लोग कहते क्या कहते हैं। मोदी जी के लिए हम लोग कब से खड़े हैं, इतनी धूप में गर्मी में घर चले जाए। बात है, हम बनारसी यही हैं, हम बनारसी लोग हैं ही ऐसे। बनारसी मानने के अंदर रहते नहीं, एक कहीं जाए एकदम देख हमारे प्रेमी है, धूप लग जाएगा। नहीं हमारे प्रेमी है मोदी सरकार, किसी से हम धूप में मर भी जाएंगे तो उनको दर्शन करेंगे। अच्छा ठीक, तो काशी विश्वनाथ दर्शन हुआ कि नहीं? हो गया। कहाँ से आए? हमारे पैदाइश से यहीं का बनारसी हैं, ठेठ बनारसी। हाँ पक्का बनारसी हो तो बनारस में मोदी जी आवत हुआ कि नहीं? आवत बड़ा ना आवत बटा आवत हुआ एकदम दिलदार नगर से हमारे मोदी क्या कहला, फिर से कहा? हमारे काशी हमारे मोदी आवत हुआ? आवत हुआ। हम तो सुन ली राहुल गांधी आवत। नहीं मोदी आवत और देखिए बिल्कुल, तो काशी वालों का जो जोश है वो नजर आ रहा है। विपिन बने रहिएगा आप हमारे साथ, स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस कनेक्शन को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात से आते हैं, देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी से, काशी के लोगों से ये जो जुड़ाव है या ये जो जुड़ाव बन गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसे कैसे आप देखते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी गए होंगे तो उसके पीछे की रणनीति तो निश्चित तौर पर यही रही होगी कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटों वाला राज्य है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में देश की सांस्कृतिक राजधानी से देश के राजनीतिक परिवर्तन की इच्छा रही होगी। और काशी के लोगों को ये हमेशा, उनके मन में ये हमेशा रहता है, वो कहते हैं ना कि हर नगरी खत्म हो जाती है लेकिन भोले की ये नगरी तो खत्म होती नहीं। और वहां अगर देश का प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व के लिए आ रहा हो, जो दावेदार है, 10 साल बिताने के बाद वो उसी भाव में आ रहा हो। और कमाल की बात यह है
कि आज आप, जैसे आप कहते हैं ना कि देश में ढेर सारे परिवर्तन हैं जिनको आप सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेट कर सकते हैं, आप ढेर सारे विकास के काम ऐसे कह सकते हैं जिनको 10 सालों में होता हुआ देखते हैं, ऐसे ही बदली हुई काशी, क्योंकि काशी को कोई बना बिगाड़ नहीं सकता है, किसी की इतनी हैसियत नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री काशी को बदल दे, ये नहीं हो सकता। लेकिन काशी में जो नई ऊर्जा का संचार है, काशी के जो जीवन स्तर का बदलाव है, काशी के लोगों के जीवन में जो बेहतरी हो सकती है, उसको जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने समझा है, और वो समाज के हर वर्ग को घाट की काशी, गंगा की काशी, भोलेनाथ की काशी, संकट मोचन की काशी, काल भैरव की काशी, उस काशी को जिस तरह से वो जी रहे हैं, जिस तरह से समझ रहे हैं, वो भी अपने आप में बड़ी कमाल की बात है। और इसीलिए बनारसिया मस्त है। ने साझा किए हैं हर्षवर्धन जी, ये कहते हुए कि अपने काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है, और इनको तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन उससे पहले अब काशी वासियों की बात तो हमने सुन ली। बता दें, पीएम मोदी के 4 प्रस्तावकों में से 2 लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर नॉमिनेशन से पहले फिलहाल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। एक पार्टी का एक व्यवस्था है, नामांकन की एक व्यवस्था होती है, उसमें प्रस्तावक होता है। तो पार्टी ने मेरा नाम तय किया, पुराने कार्यकर्ता होने के नाते विश्वास व्यक्त किया, इसलिए खुशी है इस बात का कि पार्टी ने याद किया। देश के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं उसमें जरूर जनता उनका साथ देगी और 400 के पार जाएंगे। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हमेशा पार्टी का जो भी काम मिला मैं उसको करता चला गया, और एक कार्यकर्ता अगर इतनी बड़ी सम्मान अगर संगठन हमको देता है तो इसके लिए मैं अपने संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमेशा हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ ये पार्टी चलती है, उसी के साथ मैं विश्वास भी रखता हूँ, और इसीलिए मुझे भी यहाँ प्रस्तावक के रूप में चयनित किया गया है। समीर सर, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे थे, एक भाव, उस भाव का हर काशीवासी तो जिक्र कर रहा है, लेकिन विकास का जिक्र कर रहे हैं, और उसमें भी देखिए प्रधानमंत्री की काशी में मौजूदगी एक काशीवासी होते हुए पूजा अर्चना की तस्वीरें भी बयां करती है। क्योंकि अगर हम क्रूज में विकास की बात करते हैं, टेंट सिटी की बात करते हैं, तो इसमें भी इस बात पर फोकस किया गया कि कैसे धार्मिक धरोहरों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाए। यानी आप देखिए 2014 के पहले काशी के लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि जो व्यक्ति काशी के लिए अनजान होगा वो 10 साल बाद काशी के घर घर तक मतलब पहुंच हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी को लगता नहीं है, अब मतलब काशी की जनता भी ये कल्पना नहीं कर सकती कि नरेंद्र मोदी गुजरात से आके काशी में इतना रस बस गए होंगे। कई नेता ऐसे हैं जो सालों साल अपने कॉन्स्टिट्यूशन देने के बाद भी इतने लोकप्रिय और इतने घर घर नहीं पहुंच पाते। आप शरद पवार का उदाहरण है कि बारामती में रहने के बाद भी वो वहाँ पर इतने लोकप्रिय नहीं है। आप गांधी परिवार का दे सकते हैं, अमेठी और रायबरेली में इतना वर्षों तक गांधी परिवार का वर्चस्व रहा, लेकिन वहाँ की जनता भी उन्हें इतना अपने से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पाती। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल के अपने संसदीय क्षेत्र में से इतना जुड़ाव उत्पन्न कर लिया। और सिर्फ बनारस की बात नहीं मैं तो कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश से अपना जुड़ाव उत्पन्न कर लिया है कि 543 में से 500 संसदीय सीट ऐसी होंगी जहाँ के लोग चाहते होंगे कि नरेंद्र मोदी हमारे से लोकसभा चुनाव लड़े, तो हमारे क्षेत्र का भी विकास हो और हमारे राज्य का भी विकास हो। ठीक है रामकृपाल सर, लेकिन ये बताइए कि ये जो जुड़ाव का हम जिक्र कर रहे हैं वो कौन सी डोर है जिसने काशी वासियों को इस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कनेक्ट कर दिया है? सांस्कृतिक विरासत का सम्मान और विकास, ये क्या वो फॉर्मूला है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन देखिए नामांकन के दौरान एनडीए के 25 नेता मौजूद रहेंगे। अमित शाह मौजूद होंगे, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद होंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, और नामांकन के दौरान एनडीए के 25 बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी। ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है, और मैं चाहूंगा बहुत जल्द ये जो लिस्ट आपके सामने है, इस लिस्ट पर अगर आप गौर करेंगे तो इसमें आपको एक एक नाम नजर आएगा। ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन वॉल पर हम आपको वो लिस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे, यानी ये 2 सीएम्स होंगे। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, क्योंकि वो शिवसेना के प्रेसिडेंट भी हैं। कोनार्ड संगमा होंगे, प्रफुल्ल पटेल होंगे, रामदास आठवले होंगे, हरदीप पुरी होंगे, चंद्रबाबू नायडू होंगे, पवन कल्याण होंगे, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल होंगी, ओम प्रकाश राजभर जो कि आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहे थे, जयंत चौधरी होंगे, अंबुमणि रामदास होंगे, जीके वासन, देवनाथन यादव, तुषार वेल्लापल्ली, अतुल बोरा, प्रमोद बोरो, पशुपति पारस और भूपेंद्र चौधरी। ये तमाम एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद होंगे। और
चिराग पासवान भी मौजूद होंगे। तो ये बड़ा अपडेट इस बीच ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन में किस तरीके से बीजेपी और एनडीए घटक दलों के कुल 26 नेता मौजूद रहेंगे और 25 नेताओं के अलावा चिराग पासवान भी नॉमिनेशन में रहेंगे मौजूद। सीधे रुक करती हूँ विपिन का। विपिन, सीधी तस्वीर दिखाएं क्योंकि प्रधानमंत्री अब पहुंच रहे हैं। देखिए, बस मुझे काफिला नजर आने लगा है प्रधानमंत्री का यहाँ पर समीर, और 1 मिनट का संभवतः मैक्सिमम वक्त और प्रधानमंत्री का काफिला नजर आ रहा है। सीधे काल भैरव पहुंचेंगे। काशी का कोतवाल कहा जाता है, कोतवाल से अनुमति लेंगे क्योंकि वो आज तीसरी बार वो अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उन्हें सांसद बनना पड़ेगा और काशी से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये उनकी कैमरा टीम है जो इस वक्त यहां पहुंच चुकी है और इसके ठीक पीछे मुझे अब प्रधानमंत्री की गाड़ी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री इस वक्त सामने की गाड़ी में नजर आ रहे हैं और इसी गाड़ी में सवार होकर वो काल भैरव पहुंचेंगे। फिलहाल उनकी सिक्योरिटी यहां पर पहुंच चुकी है लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि कार्यक्रम 1 से 1.5 घंटा लेट चल रहा है। तो अब हाथ जोड़ते हुए, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों को बिना निराश किए हुए, अपने पुराने जो चिर परिचित अंदाज है उसमें प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं काशी के कोतवाल के दर पर वो अनुमति मांगने, क्योंकि वो उनकी नगरी से एक बार फिर से लोकसभा के सांसद बनना चाहते हैं। लिहाजा वो अनुमति मांगने आए हैं। सुबह गंगा पूजन किया, नमो घाट गए, लोगों से मिलते जुलते यहां पर पहुंचे हैं और उनकी सिक्योरिटी में एक खास बात जो जारी है, वो पैरों में चप्पल नहीं है। देखिए, ये अंदर की सिक्योरिटी है जो उनके साथ रहेगी और फिलहाल प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करने के लिए पहले से यहां पर मौजूद है। काल भैरव गेट के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस गेट के अंदर जाने की फिलहाल किसी को अनुमति नहीं है। यह चौथी बार संभवतः ऐसा है जब प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं। 2014, 2019, 2024 और जब काशी के कॉरिडोर का लोकार्पण करना था, शिलान्यास करना था, तो भी वो काशी के कोतवाल से अनुमति मांगने आए थे। भारत की प्राचीनतम नगरियों में से एक काशी, और काशी के जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो काशी के कोतवाल यानी भैरवनाथ हैं और उनके दर पर इस वक्त पूजन अर्चन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री यहां लगभग 10 मिनट का वक्त देंगे और उसके बाद एनडीए के नेताओं के साथ बैठक, और बैठक के बाद तय समय पर वो नामांकन करेंगे, जहां पर 4 प्रस्तावक, जिसमें एक जनरल बिरादरी से, 2 ओबीसी से, एक दलित जाति से ताल्लुक रखते हैं, उनका प्रस्ताव वो कलेक्ट्रेट में पेश करेंगे और नामांकन दाखिल करने के बाद चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वो अगली रैली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री को देखने वाली भीड़ यहां पर है। देखा कि नहीं देखा? देखा। इसको देखा? मोदी जी को। तो खड़ा होना धूप में सफल हुआ कि नहीं? एकदम सफल हुआ, सफल हो गया। अच्छा लगा। कितने घंटे से खड़े थे? 2 घंटे। धूप कितनी ज्यादा? 2 घंटे। धूप कितनी? इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। मोदी जी है तो सब कुछ है। हो अधर्मियों का नाश हो जाएगा इस तो ये काशी का उत्साह है और यही उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार काशी खींच कर लाता है। जब जब वो आते हैं तब ये कोशिश रहती है कि काशी वासियों से मिले काशी के रक्षक और काशीवासी काल भैरव के दर्शन के लिए तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। विपिन, जल्द आपके पास वापस आती हूं, लेकिन हर्षवर्धन जी आप कुछ कह रहे थे क्योंकि नॉमिनेशन में बीजेपी और एनडीए घटक दलों की जो सूची जिस वक्त हम दिखा रहे थे उस पर आप कुछ ऐड ऑन कर रहे थे। मैं यही कह रहा था, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काशी में है उसमें उनको इसकी कोई आज आवश्यकता बहुत नहीं थी, लेकिन एनडीए का हर घटक दल, उसका प्रतिनिधि यहां मौजूद है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कोई राज्य नहीं है जिसका नेता न बचा हो, कोई राजनीतिक दल नहीं है जो जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा न हो। राहुल गांधी जी का नामांकन आप लोगों को ध्यान में है क्या? राहुल गांधी के साथ कौन थे? खड़गे जी, अशोक गहलोत जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा जी। तो नामांकन से भी कई बार समझ में आता है कि राजनीति कौन कर रहा है, किस तरह की कर रहा है। वो भी एक पब्लिक कनेक्ट, जिसको हम कहते हैं जनता से जुड़ाव। आप किस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं, कैसे आप लोगों के सामने खुद को प्रस्तुत करते हैं। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के नामांकन का एक ये भी बड़ा अंतर है, जो लोग देखते हैं उनके मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं उसकी छाप पड़ती है। ठीक है राम कृपाल जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि उस सवाल का जवाब जो है वो बीच में रह गया, और उस बीच विपिन चौबे ने काशी वासियों से बात करके वो कनेक्ट दिखाने की कोशिश भी की। कौन सी वो डोर है जिसने इस कदर काशी के लोगों को, काशी के वोटर्स को पीएम मोदी के साथ जोड़ दिया? जी, इससे पहले जो ये बात होती है कि मोदी ने 2014 में काशी को ही क्यों चुना। हाँ, देखिए 2013 में मोदी का एक भाषण हुआ था जिसका अभी पटना की रैली में मोदी ने खुद
पटना के रोड शो में इसका जिक्र किया था। 2013 में मोदी ने, जबकि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी नहीं थे, उन्होंने कहा था कि इस देश का विकास तब तक संभव नहीं होगा जब तक पूर्वांचल का जो पिछड़ापन है, यानी पूरब का, उसको दूर नहीं किया जाता। तो देखिए, एक उनके दिमाग में हमेशा से ये रहा है कि पूर्वांचल का जो है, जैसे आप देखिए दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, ये काफ़ी औद्योगिक रूप से काफ़ी उड़े, और जो पूरब का हिस्सा रहा वो पिछड़ा। तो उनके दिमाग में ये शुरू से था। दूसरी बात, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से उत्तर प्रदेश का बच्चा इस बात को जानता था कि जिसको भी थोड़ा सा प्राचीन अपनी जिसको कहते हैं सनातन या अपनी कल्चरल विरासत में जिसको यकीन होता था, तो ये दिमाग में लोगों को होता था कि विरासत, भारतीय संस्कृति और उसके प्रति अगर कोई समर्पित व्यक्तित्व है इस समय देश में तो नरेंद्र मोदी। इसलिए देखिए, उनके प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुने जाने के पहले ही देश में इस तरह की हवा उठ गई थी कि मोदी जी आएंगे। तो दो चीज़ ये थी, और मोदी के लिए जैसा कहा जाता है कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं कि मतलब सांस्कृतिक राजधानी, काशी विश्वनाथ, उससे बेहतर कोई जगह नहीं थी। दूसरा, काशी की जो स्थिति है, मैं अलग बात कर रहा हूँ, देखिए वहाँ से आप पूरे बिहार को, पूरे पूर्वांचल को, पूरे एक तरह से आप मैसेज देते हैं। क्योंकि बीएचयू में, मैं बीएचयू का पढ़ा हुआ हूँ, मैं बताऊँ आपको, बीएचयू के स्टूडेंट में 3/4 बिहार से लोग होते हैं। तो कुल मिला के वो पूर्वांचल का एक सांस्कृतिक केंद्र और धर्म की नगरी, विरासत का सबसे बड़ा केंद्र। तो ये जो चीज रही है, बहुत सोच समझ कर तमाम वैल्यूज का इन वैल्यूज का एहसास मुझे लगता है काशी में मौजूद लोगों को भी है, क्योंकि जब हमारे सहयोगी उनसे बात करते हैं, वो इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री और उनके योगदान का जिक्र करते हैं। और पंकज जी, आपने तो दशकों से इस पूरे चुनाव को कवर किया है। मैंने सबसे पहला सवाल आज आपसे यही किया था, 2014, 2019 और अब 2024 में कितना बदला हुआ आपको ये नजर आ रहा है, और ये कनेक्ट जो जनता के बीच मैसेज। एक सवाल इस आधार पर भी करूंगी जो बात हर्षवर्धन जी ने कही, जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं और नॉमिनेशन के दौरान किन किन लोगों की मौजूदगी, ये भी एक बहुत बड़ा संदेश होता। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2013 में जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार थे वो। तब से उनके हर वाराणसी के, बनारस के दौरे को हमने देखा है, किस तरीके से चीज़ों को उन्होंने जोड़ा है। काशी ने उनको अपना लिया है और उन्होंने अपने मन में काशी को बसा लिया है। अब देखिए, कितनी छोटी छोटी सी बातों से उन्होंने शुरुआत की थी। मुझे याद है जब यहाँ से पहली बार वो सांसद बने थे और जब फिर आए थे यहाँ गंगा घाट पर, और तब उन्होंने एक छोटी सी बात कही थी जो बड़ी बात थी। और आज देखिए वाराणसी में वो छोटी सी बात कितना बड़ा बनारस के लोगों के मानस में परिवर्तन आया कि लोग यहाँ पान खाना यहाँ की परंपरा रही है, पान खा के कहीं भी पीक फेंक दिया करते थे। इस बात तक का भी जिक्र उन्होंने किया था और काशी के लोगों से अपील की थी। और आज जाइए, आपको एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपने देखा होगा, फावड़ा लेके उन्होंने खुद बनारस के गंगा घाट पर उन्होंने श्रमदान से घाटों को सुंदर और स्वच्छ बनाने की शुरुआत की थी। छोटी छोटी कोशिशों से, खुद अपनी पहल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मानस को बदला है। बनारस की विरासत के साथ उन्होंने उसमें बहुत कुछ जोड़ा है। काशी बिल्कुल सही बात है, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। हमारे साथ विपिन चौबे मौजूद हैं और वो थोड़ा हाथ हिला रहे हैं, उनके पास लगता है कुछ अपडेट है। विपिन, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, पूजा अर्चना हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उनकी अगवानी के थे, वो उनका काफिला अभी जा रहा है। संभवतः 3 से 5 मिनट और प्रधानमंत्री अंदर रहेंगे। उनकी सिक्योरिटी यहां पर एक्टिव हो गई है। इसी रास्ते से वो आएंगे जहां पर हमने वो तस्वीरें दिखाई थी। जैसे वो आएंगे हम दिखाएंगे। हमें हलचल नजर आई तो हमने सोचा अपने दर्शकों को सबसे पहला अपडेट दे दे। और दूसरी बात ये कि चुनाव काशी वासियों के लिए सिर्फ सांसद चुनने का नहीं है, ये एक प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। और वो ये जानते हैं कि हम यहां से चुनकर भेजेंगे तो प्रधानमंत्री पूरे विश्व में डंका फहराएंगे। और कोई साधारण प्रधानमंत्री नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अगर काशी को चुना तो बहुत कुछ सोच समझकर चुना। इसका संदेश कितना बड़ा उत्तर प्रदेश और देश में जाता है। और काशी वासियों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 5 साल में एक ऐसा दिन आता है जब नामांकन होता है, और नामांकन के दिन प्रधानमंत्री को देखना। और देखिए, उनके जैमर की गाड़ियां अब लगनी शुरू हो चुकी हैं। बस मुझे जो लगता है 1 से 2 मिनट और इसके बाद
प्रधानमंत्री यहां से निकल जाएंगे। यहां का कार्यक्रम पूरा, एनडीए के नेताओं के साथ बैठक और बैठक के बाद मैं जल्द आपके पास वापस आती हूँ। पंकज जी, आप अपनी बात जरूर पूरी करिएगा, क्योंकि कैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दिए हैं और जिस तरीके से विकास हुआ है उसमें आम लोगों के साथ कनेक्ट बनाते हुए उन्होंने उन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है जो खुद काशीवासियों के लिए जरूरी है। पंकज जी, आप अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि आप ये बता रहे थे कि किस तरीके से काशी से जुड़ी जमीनी स्तर पर चीजों का प्रधानमंत्री जिक्र करते हुए एक एग्जाम्पल सेट करते आए हैं उनके बीच। जी हाँ, हम उसकी शुरुआत जो है उन्होंने खुद 2013 से की थी और जैसा हम कह रहे थे और इस बात का जिक्र हो रहा था कि कैसे घाटों को स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाना, लोगों को हाथ धोने की किस तरीके से उसकी आदत डालना। आपने देखा होगा खुद यहाँ की विकास कार्यों का जायजा वो खुद लिया करते हैं। अचानक से गोदौलिया पहुंच जाना, रेलवे स्टेशन पहुंच जाना, वहां काम कैसे हो रहा है, लोगों से कनेक्ट है। यहाँ पर ऐसे कम से कम सैकड़ों लोग होंगे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से उनका नाम जानते हैं, उनका काम जानते हैं, उनसे बात करते हैं और ये बताता है कि बनारस के लोगों से उनका कनेक्ट कैसा रहा। और पिछले 10 सालों में हर लिहाज से, सांस्कृतिक लिहाज से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से अगर देखेंगे और धार्मिक रूप से भी देखेंगे तो बनारस की तस्वीर और तकदीर कितनी बदली है। कई बातों पर लेकर उनका बहुत विरोध हुआ था। आप याद करिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जब कुछ घर जो है वो तोड़े गए थे, जब जिनको एक्वायर किया गया था, कितना बड़ा विवाद हुआ था। उस वक्त बहुत कुछ कहा गया था। प्रधानमंत्री ने संयम बनाए रखा और ठीक यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में उन्होंने इसका लोकार्पण किया था। और आज एनडीए के नेताओं के पास जा रहे हैं, वहां पर उनसे मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। फिलहाल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला काशी के काल भैरव के मंदिर से पूजा अर्चना करके निकल चुका है। बहुत बड़ी तादाद में भीड़ यहां पर आई थी उनको देखने के लिए। लगभग 10 से 15 मिनट वो मंदिर प्रांगण में रहे। विशेष पूजा का आयोजन किया गया था और अंदर एक बार आपको लिए चलते हैं उस मंदिर की तरफ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है। देखिए, ये काल भैरव जाने वाला रास्ता है और इस रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री का काफिला काल भैरव पहुंचा हुआ था जहां पर पूजा अर्चना हुई। और मुझे सड़कों पर बिखरे हुए वो फूल नजर आ रहे हैं जो अपनी अपनी बालकनियों से लोगों ने प्रधानमंत्री पर फेंका था, यहां पर उनका स्वागत किया था। और अभी भी लोग उन बालकनियों में आपको नजर आ रहे हैं, उन छतों पर नजर आ रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री यहां से होकर गुजरे थे। काल भैरव मंदिर के अंदर चलेंगे, उन पुजारियों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ, कैसी पूजा, क्या माहौल रहा और काशीवासी क्या सोचते हैं। तो देखिए, विपिन चौबे हमारे संवाददाता अब काल भैरव मंदिर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पुजारियों से बात की जा सके जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना को संपन्न कराया। और इस बीच कलेक्ट्रेट में जाहिर है हलचल बढ़ गई होगी। पंकज झा हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, क्या जानकारी वहां पर मिल रही है, क्योंकि कलेक्ट्रेट में ही एनडीए के तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग होनी है, मुलाकात होनी। जी हाँ, अचानक से यहाँ हलचलें तेज हो गई है। सिक्योरिटी कॉर्डन बनाया जा रहा है, अलर्ट हो गया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 5 से 6 मिनट में यहाँ वाराणसी के कलेक्ट्रेट में पहुँचने वाले, जहाँ तीसरी बार वो नामांकन कर रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के यानी बीजेपी के सहयोगी दलों के कई बड़े नेता यहाँ पहले से मौजूद हैं। कुछ और भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके साथ वो रहेंगे, बात करेंगे और फिर यहाँ आकर वो नामांकन करेंगे। और इस नामांकन के बाद फिर एक रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की एक बैठक में भी जाएंगे। तो यहाँ पर अलर्ट अचानक से बढ़ गया है। और वो घड़ी जिसके लिए कल इतना बड़ा रोड शो किया गया था, जहाँ पर बीएचयू गेट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक, और आज जिस तरीके से गंगा पूजन और काल भैरव मंदिर में पूजा करने के बाद एक परंपरा रही है, मान्यता रही कि बाबा विश्वनाथ की आरती, बाबा विश्वनाथ की पूजा करने के बाद काल भैरव के दरबार में भी हाजिरी लगाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलकर सीधे इसी वाराणसी कलेक्ट्रेट में आएंगे और नामांकन करेंगे। यहाँ पर सभी एनडीए के नेता और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा, वो सब इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका नामांकन का सेट पूरा तैयार है, उसमें हर तरह की राय ले ली, कहीं से कोई कसर नहीं रहे। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी
बनारस से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जो बनारस से उन्होंने कनेक्ट किया है, जो 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया है, कल जो इतना भव्य रोड शो हुआ, उसका कल्मिनेशन अगर कह सकते हैं, उसकी तार्किक परिणति अगर कह सकते हैं, तो नामांकन के साथ ही खत्म होगा। 11:40 का समय दिया गया था। मुझे लगता है हल्का सा इधर उधर हो सकता है, उसमें थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और आपको बताऊं कि बहुत रोक टोक थी, इसके बावजूद भी यहाँ पर उनको देखने के लिए इस कलेक्ट्रेट में जब तमाम जगह बैरिकेड लगाए गए हैं, बीजेपी के समर्थक, कार्यकर्ता और काशी के लोग यहाँ पहुंच गए हैं। बस थोड़ी देर का इंतजार और नरेंद्र मोदी यहाँ वाराणसी कलेक्ट्रेट में, और यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ आपको देखिए सायरन की आवाज आ रही होगी। और सायरन की आवाज का मतलब है कि वीवीआईपी मूवमेंट हो चुका है। और यहाँ वीवीआईपी मूवमेंट किसका? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पंकज, इस बीच हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले जिस तरह से काल भैरव मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, उसकी तस्वीरें, यानी मंदिर के अंदर की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे, हर हर महादेव के नारों के बीच पूजा अर्चना हुई, वो तस्वीरें आपके सामने। और ये पूजा अर्चना की तस्वीर तो आपने देखी है। विपिन चौबे का रुख करूंगी इस वक्त पंडित नवीन गिरी, जिन्होंने पूजा करवाई है, उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। ओवर टू यू विपिन। बहुत धन्यवाद। बाबा, क्योंकि ये काशी के कोतवाल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको तीनों लोगों ने वरदान दिया है कि काशी में अगर दर्शन करके, बाबा काल भैरव का दर्शन करके अगर कोई काम आप करते हैं तो विजय श्री जरूर मिलती है। वही पूजा आज हम लोगों ने इनका कराया है कि विजय श्री मिले और बाबा काल भैरव का आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे। भैरव अष्टक का हुआ, कपूर आरती हुई है, कपूर आरती और भैरव अष्टक इनको कराई गई है। और उसके बाद तेल उतार के, इनके ऊपर से तेल उतार के, कि किसी प्रकार का बाधा अगर राजा के ऊपर हो तो दूर हो। भैरव दंड नहीं, भैरव दंड तो उनको, भैरव का दंड कहाँ उनको मिलेगा, भैरव का आशीर्वाद उनको मिला है। इस वक्त काल भैरव मंदिर के मुख्य पुजारी नवीन गिरी जी हमारे साथ है। नवीन जी, आपने पूजा अर्चना कराई, प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, कितने देर रहे, कैसी पूजा हुई और कैसा अनुभव रहा? देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास समय थोड़ा कम था, समय कम था, उसी में हम लोगों को उनका एक विशेष पूजा कराना था कि देश मंगल कामना के लिए उनका पूजा कराना था। वही पूजा हम लोगों ने कराया और उनके हाथ से ये पूजा कराने के बाद देश में मंगल कामना हो, देश उन्नति की ओर हो। जिस तरह मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में जिस तरह आज झंडा गाड़ा है पूरे विश्व में, उसी कामना के साथ। और भारतीय जनता पार्टी ने बताया अपने नामांकन के लिए आए हैं, विश्व शांति के लिए आए हैं, 400 पार के नारे के लिए आए हैं, क्या मनोकामना थी? सुन लीजिए, उनका मनोकामना, आज पहले तो नामांकन करने के लिए आए हैं और काशी के वो सांसद हैं, तो काशी के सांसद हैं तो ये हमारे लिए गौरवशाली, हमारे लिए भाग्य की बात है। और वो बाबा काल भैरव का उनके ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद है कि वो जब भी काशी में पहले वो नामांकन करते तो बाबा काल भैरव का दर्शन करते, फिर करते। और आज उन्होंने एक विशेष काम किया कि माँ गंगा, क्योंकि उन्होंने जब काशी में आए थे तो कहे थे मुझको किसी ने बुलाया है, माँ गंगा ने हमको बुलाया है, मैं आया नहीं हूँ। तो आज उन्होंने गंगा से ही आके दर्शन स्नान करने के बाद तब काशी में उन्होंने, काशी में बाबा काल भैरव का दर्शन किया और माता गंगा, बाबा विशेष पूजा भी आपने कराई, क्योंकि समय कम था, नामांकन विशेष परिस्थिति है, परिस्थिति थी, इसीलिए हम लोगों ने जो पूजा था उसको कम से कम समय में अच्छा से पूजा कहते हैं। क्या क्या उसमें होता है? क्या विश्व शांति के लिए और विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि राजा के हाथ से अगर पूजा होता है तो पूरा विश्व इसका सुखमय होता है, तो इसीलिए वो विश्व कामना के लिए और विश्व में सुख शांति बना इस्तेमाल हुआ। उसमें ये हुआ कि उनको कपूर की आरती कराई गई, तेल उतार के अगर किसी प्रकार का बाधा हो, क्योंकि अगर राजा अगर मस्त है तो पूरा देश खुशहाल होता है, तो राजा हमेशा आनंद से रहे, इसलिए उनके ऊपर से तेल उतार के उसको डाला गया और उसके बाद कपूर आरती कराई गई। भगवान का इनके हाथों से माला अर्पण करा के बाबा के चरणों में पहनाया गया और इनको बाबा की तरफ से, मंदिर की तरफ से इनको ये आशीर्वाद दिया गया कि आप बाबा करें कि आप हमेशा मंगलमय। सवाल ये बताइए, काल भैरव ने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? अरे बाबा के हम लोग पेशकार हैं, तो बाबा अपने पेशकार के जरिए ही आशीर्वाद दिलाते हैं, तो हम लोगों ने उनको बाबा की तरफ से पूरा मंदिर परिवार ने आशीर्वाद दिया। हमने आशीर्वाद दिया कि वो विजय श्री हो और इससे भी अच्छा प्रचंड बहुमत से वो विजय श्री हो।
और अभी एक कलेक्ट्रेट ऑफिस से ही सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच चुके हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा पहले से ही यहां पर मौजूद हैं। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें, पंकज जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सीधी तस्वीरें भी जरा बयां करें, क्योंकि अब 11:40 का वक्त था और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से नीचे उतरे और सीधे कलेक्ट्रेट की तरफ चले गए। और देखिए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज चूंकि वो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर एक सामान्य तरीके से यहाँ गेट के बाहर उनकी गाड़ी रुकी है, फिर गाड़ी से नीचे उतरे हैं, फिर पैदल ही वो कलेक्ट्रेट गए हैं। और जहां वो नामांकन करेंगे, जैसा मैं कह रहा था 11:40 का समय बताया गया था पहले, उस 11:40 के समय में थोड़ी सी बदलाव हुआ है, थोड़ा सा उन्हें विलंब हुआ यहाँ आने में। और यहाँ पर बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि वो राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हमें नजर आए, और साथ ही बीजेपी के सहयोगी दल के तमाम बड़े नेता, जिसमें एकनाथ शिंदे से लेकर चिराग पासवान से लेकर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जैसे नेता यहाँ मौजूद थे। जैसा कुछ देर पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जिक्र कर रहे थे, जी हाँ, उन दोनों तस्वीरों में हम जब बात करते हैं पॉलिटिक्स में तो ऑप्टिक्स का एक बड़ा रोल होता है। राहुल गांधी ने जब नामांकन किया तो अखिलेश यादव जो उनके यहाँ के सबसे बड़े सहयोगी दल है, बड़े पार्टनर की तरह है यूपी में, उनकी पार्टी से भी कोई बड़ा नेता नहीं था, अखिलेश यादव भी नहीं मौजूद थे। वाकई में इन सब चीजों का जो दिखता है वो दिखता है, लोग उसको मानते हैं और समझते हैं, उसका एक बड़ा बुनियादी फर्क होता है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। और आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पहुंचने से पहले ही देश के अलग अलग हिस्सों से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से बड़े बड़े नेता, चंद्रबाबू नायडू भी, जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है, वैसे भी पार्टी के जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, एनडीए के नेता है, वो सब यहाँ नामांकन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर हैं, उनके साथ रहेंगे। ये बताता है कि बीजेपी की रणनीति कितनी मजबूत है, वो किस तरीके से एक एक चीज को नाप तोल कर चलते हैं, उसके पॉलिटिकल मैसेज को जानते हैं। और हम जानते हैं आने वाले वक्त में जिन राज्यों में चुनाव है, खासतौर से यूपी है, बिहार है, बंगाल है और महाराष्ट्र में, उसका एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जाएगा। ये तो तय है। आज वो जो नामांकन कर रहे हैं, भले ही वो बनारस के बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन कल से जो रोड शो हुआ और आज उसकी तार्किक परिणति जो हो रही है जब वो नामांकन कर रहे हैं, उसका मैसेज पूरे देश के लिए है, उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं, उनके चाहने वालों के लिए है। बिल्कुल पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। समीर चौगांवकर जी भी मौजूद हैं। समीर जी देखिए, भले ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया इंडिया गठबंधन ने, लेकिन तुलना तो होती है उनकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो जिक्र उन तस्वीरों का भी हो रहा है जब राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया था तो उनके साथ कौन कौन था। एक तरह से एकजुटता का एक बड़ा संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए के तमाम दलों के बड़े नेता उनके साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी जब नामांकन दाखिल कर रहे थे तो ऐसा नहीं था। आपको भी कुछ खास दिखता है क्या इसमें? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के राजनीति करने का ये अपना तरीका है। आज देखिए, जब वो 2024 के लिए अपना नामांकन दाखिल करने जब आज वो वाराणसी में है तो पूरे इंडिया के लाव लश्कर के साथ गए, आज उनके साथ पूरे इंडिया के सहयोगी उनके साथ है। तो प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश के अंदर ये मैसेज देना चाहते हैं। और अभी तो चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी वोटिंग चल रही है, बिहार के अंदर भी वोटिंग चल रही है, अभी पश्चिम बंगाल के अंदर वोटिंग होना है, अन्य राज्यों में, दिल्ली में भी वोटिंग होना है, अभी दूसरे राज्यों में होना है। तो प्रधानमंत्री मोदी मैसेज देना चाहते के साथ कि एनडीए गठबंधन जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी छोटे छोटे दल है उनके भी नेता आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ आए। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से जातिगत समीकरण को देखते हुए सभी जातियों को एक संदेश देने की कोशिश की है। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने के बाद भी एनडीए के सहयोगी दलों को लेकर साथ चलते हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, उसके बाद भी हम अपने सहयोग साथ में लेकर चलाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें और इंडिया को 400 सीटें। तो ये बताता है कि इंडिया कुनबा कितना मजबूत है, कितना महत्वपूर्ण है। वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी का जब भी जिक्र होता है तो राहुल गांधी का नाम आता है। देखिए, दो ही राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिन्होंने केंद्र की सत्ता चलाई है या जिनके समर्थन से कोई केंद्र में सरकार बनी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी एक बड़े नेता है। भले ही कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें नहीं लेकर आ पाई है और इस बार भी कांग्रेस सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि लगातार तीसरी बार क्या वो इस स्थिति में जाने वाली है कि विपक्ष का नेता न बन सके। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही कहा है कि जितनी कांग्रेस के युवराज की उम्र है उतनी सीटें भी कांग्रेस को नहीं आने वाली है। जो देखना होगा कि क्या राहुल गांधी
ही इस बार उतनी सीटें कांग्रेस को लेकर आते हैं कि विपक्ष का नेता बन सके। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी की इस बात की चुनौती नहीं है कि सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास इस बात की चुनौती है कि 2019 में जो 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी उससे ज्यादा लेकर आती है कि नहीं। और अब जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया है 370 सीटों का, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में वहां पहुंच पाती है कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये 3 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, जहां 2014 में जब प्रधानमंत्री नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे, साथ ही 2019 की। और समीर, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब से थोड़ी देर में 2024 में भी वही तस्वीर हम अंदर की भी दिखाएंगे, क्योंकि ये वो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री सीधा कलेक्ट्रेट परिसर में शामिल हो गए थे, लेकिन अब अंदर की तस्वीरें आने भी बस शुरू होने वाली हैं। तो एक साथ 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां आपको बता दें वाराणसी कलेक्ट्रेट ऑफिस में इस वक्त प्रधानमंत्री नामांकन फाइल कर रहे हैं। पंकज जी, हम जो चर्चा बार बार कर रहे हैं और जिक्र आज चूंकि कल से जो रोड शो हुआ उसमें जो आपने चीज़ें देखी, जो जन समुदाय को आपने देखा, उनकी सहभागिता देखी, उसके बाद की जिस तरीके से संकेत और चीज़ें आप देखिए कि किस तरीके से बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, आज काल भैरव की बात यही नहीं होती है, ये तो बात काशी की हो गई। लेकिन आप इसको बड़े मायने में समझिए, आज हिंदुस्तान की बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और विश्व में उनकी धाक की बात होती है। 2014 में जब आए थे तब वो यूपीए सरकार के खिलाफ आए थे, उसके वो जनादेश अलग था। 2019 में उन्होंने अपने काम के बदौलत, अपनी सरकार के काम के बदौलत, अपने चेहरे की बदौलत आए थे, और फिर एक बार 2024 में उसी तरीके से है। और ये 400 का नारा जो हम कहते हैं ना, एक कहावत है, एक शेर है कि जब आपको मंजिल मिलती है तो मंजिल आप बढ़ा लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर कुछ इसी तरीके से चलता चला जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर अब वो जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो हर बार, और जो विपक्ष की तरफ से कहा जाता है, काम की बात कही जाती है, पोलराइजेशन की बात कही जाती है, लेकिन ये सवाल है कि वो जो बार बार गिनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उज्ज्वला गैस योजना से लेकर महिलाओं को एक वोटर के तौर पर पहुंचाने की, इस हिंदी पट्टी में जहां मैं खड़ा हूं बनारस में, जिसके बारे में बीजेपी के लिए कहा जाता था कि ब्राह्मण और बनिया की पार्टी हुआ करती थी, आज उसका सामाजिक विस्तार तो आप देख लीजिए, हर वर्ग हर समुदाय का प्रतिनिधित्व मिलता है। आज हर लोग मोदी की बात करते हैं। मोदी ने अपने को एक ब्रांड के तौर पर बनाया है पिछले कुछ सालों में। और आज ये चुनाव, मैं एक बात कर रहा था बनारस में एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति से, वो कह रहे थे चुनाव सिर्फ मोदी के इर्द गिर्द है। ये मोदी ने अपनी पहचान बनाई है और ये काम करके बनाई है। किसी सरकार के खिलाफ जनादेश का मसला नहीं, अपने काम के बदौलत जनादेश लेने का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पंकज आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और राम कृपाल जी भी स्टूडियो में आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और ये जो कनेक्ट बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014, 2019 और अब 2024 में भी नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द देश में चुनाव लड़े जा रहे हैं। राम कृपाल जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप इसी पर? जी, अभी जो मोदी जी नामांकन दाखिल करेंगे, इसका एक बहुत बड़ा मैसेज आज पूरे देश को जाएगा। देखिए, इस समय देश में इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए है। आज मोदी जी के साथ पूरा एनडीए, यानी उसके जो भी दल हैं उनके मुखिया मौजूद हैं। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर एनडीए का चेहरा, बिल्कुल एनडीए प्रतिबद्ध है मोदी के नाम पर। जो राहुल जी की तुलना आप लोग कर रहे थे जी, अभी तक इंडिया अलायंस किसी एक चेहरे के लिए अब तक इकट्ठा नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है ये, जिसको कहा जाता था कि 26 दल हैं, फलाना है, ढकाना है। आज जो ये हर दल का मुखिया यहाँ मौजूद है, मतलब बहुत क्लियर कट मैसेज है कि एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए का निर्विवादित चेहरा नरेंद्र मोदी हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो उधर से भी तो दावे यही होते हैं कि इंडिया गठबंधन भी इंटैक्ट है और प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये जब हम जीत जाएंगे तो तय कर लेंगे। नहीं, देखिए वो एक अलग की चीज है। चेहरा जैसे होता है ना, जैसे आपने कहा राहुल जी, अब राहुल जी जब नामांकन दाखिल कर रहे थे, अगर कहीं से ये होता सहानुभूति के लिए ही, एनडीए के बहुतेरे घटक दल को वहां होना चाहिए था, कोई नहीं था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ राहुल का, बहुत साफ मैसेज ये है कि एक तरफ इंडिया अलायंस डिसाइडेड नहीं है कि भविष्य में क्या चेहरा होगा, कौन होगा, दूसरी तरफ पूरा एनडीए इंटैक्ट है, निर्विवाद रूप से नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। कृपाल सर, जो बात आप कह रहे हैं इसी पर पंकज जी मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप ग्राउंड पर कनेक्टेड रहे हैं। क्या फेस क्राइसिस या ब्रांड मोदी के ऑपोजिट कोई चेहरा ना होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नजर आया आपको इस बार के चुनाव में?
पंकज जी। जी 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 अब मैं सवाल आपका सुन नहीं पाया था। आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री के काम को लेकर जिक्र कर रहे थे पंकज जी, स्टूडियो में रामकृपाल जी भी यही कह रहे थे कि कोई फेस ना होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपोजिट कोई फेस ना होना। मेरा सवाल उसी आधार पर था, ग्राउंड में भी क्या इस फेस क्राइसिस को लेकर या डिक्लेयर ना होना कोई चेहरा सबसे बड़ा फैक्टर नजर आया? जी हाँ, बिल्कुल यही बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं यही तो कह रहा था कि पूरा चुनाव मोदी केंद्रित है, उनके सामने कौन। और ये बात बीजेपी की तरफ से भी कही जाती है। इसको बिना दूल्हे की बारात में एक जिक्र करना चाहूँगा प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने उन कई सारे लोगों के नेताओं के साथ काम किया, वो सक्सेसफुल भी रहे। वो ममता बनर्जी से लेकर जगन मोहन रेड्डी की, सिर्फ कांग्रेस के मामले में वो फेल हो गए थे। याद करिए 2017 का जो विधानसभा चुनाव था यूपी का। प्रशांत किशोर कहते हैं जब उन्हें किसी के लिए काम दिया जाता है तो सबसे पहले वो कहते हैं कि मुझे एक चेहरे की तलाश होती है, जो हीरो होता है, जिसके आसपास जनता उसको चुनती है, जनता उसमें अपने को ढूंढती है। वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जगन मोहन हो या अरविंद, जिनके साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा विपक्ष में जिसके बारे में इंडिया गठबंधन कहा जाए, ऐसा कोई चेहरा नहीं है, मोदी ही मोदी है, हर तरफ मोदी दिखते हैं। तो बीजेपी के पास तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन उस तरफ कोई नहीं है, एक विकल्पहीनता जैसा लगता है। और यही बात इस चुनाव में अगर आप ग्राउंड पे जाइए, लोगों से बात कीजिए, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मोदी ने अपना स्टेक, मैंने कहा ना कि जब मंजिल मिलती है तो अपनी मंजिल आगे और बढ़ा लेते हैं। ये उनका राजनीतिक सफर रहा और पिछले 10 सालों में 15 सालों में हम यही देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समीर चौगांवकर जी, इस स्थिति को आप कैसे एनालाइज करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए अपना करिश्मा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। समीर एक लाइन, क्या एक लाइन बोलिए सर। जी बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए दोनों का फर्क क्या है। मोदी सिर्फ बीजेपी का चेहरा नहीं है, आज जो तमाम घटक दल के लोग आए हैं वो मैसेज ये है कि वो एनडीए का चेहरा है। ये बड़ा फर्क है। किसी पार्टी का वो चेहरा नहीं है आज जो दिखाई दे रहा है, वो 26 दलों के, चाहे वो जैसे आप बता रहे थे शिवसेना है, चिराग पासवान है, पारस नाथ है, ये सब के सब। तो एक बड़ा फर्क है, बीजेपी का चेहरा ना होकर के वो एनडीए का चेहरा है निर्विवाद रूप से। ये बिल्कुल ठीक है। समीर चौगांवकर जी, अब मेरा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की बात हो रही है, ब्रांड मोदी की बात हो रही है, लेकिन क्या एक बड़ी वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन, इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन, यह इसलिए भी डिसाइडेड नहीं है क्योंकि अगर डिसाइड कर दिया जाता तो शायद इसका नुकसान हो सकता था? यह भी एक वजह हो सकती है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जब बना था, पटना में जब इनकी पहली बैठक हुई थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन उन्होंने जब बनाया था विपक्ष को, प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए, तो इस समय चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक दावेदार बने और उन्हें इंडिया का प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। उनके नाम पर सहमति बनी नहीं। ममता बनर्जी आप चाहती थी कि उनके नाम पर सहमति हो, अरविंद केजरीवाल अपनी दावेदारी अलग पेश कर रहे थे, राहुल गांधी सबसे बड़े नेता थे, कांग्रेस चाह रही थी कि राहुल गांधी को चेहरा पेश किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन ने भले ही किसी का नाम डिक्लेयर नहीं किया हो, यह सबको पता है कि इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी ही सबसे बड़े नेता है, क्योंकि सबसे बड़ा दल तो कांग्रेस से बनेगी। आप देखिए पिछले 2 चुनाव से सबसे बड़ा दल विपक्ष में कांग्रेस ही रहा है और इस बार भी अगर सबसे बड़ा दल बनेगा तो कांग्रेस ही बनने वाला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी सबसे बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश के अंदर देखा जा रहा है। लेकिन जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, तो इंडिया गठबंधन के जो नरेंद्र मोदी जी के साथ बीजेपी के साथ जुड़े हुए, उनकी मजबूरी है। वो जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है और भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि उनके साथ ही वो अपनी राजनीतिक नैया पार कर सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। तो आज जो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता देश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसका सहयोग लेकर अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हैं और उनकी मजबूरी में जुड़े हुए ज्यादातर दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। इंडिया गठबंधन में भी यही समस्या है कि वहां कोई ऐसा दल नहीं है जो दूसरे दलों को लेकर चल सके। कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, लेकिन कांग्रेस के साथ जो विपक्ष के दूसरे जो दल है, वही कांग्रेस को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही सवाल समीर जी, जब जनता के बीच पहुंचा कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, तो इसीलिए जनता की बहुत मिक्स प्रतिक्रिया सामने आई। रामकृपाल जी, मैं चाहूंगी आप इस पर जवाब दें कि क्या जनता इस बात को रिलेट करती है कि हमारे सामने एनडीए गठबंधन का जो बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है वो ये है और इंडी गठबंधन का कोई नहीं, यानी क्वेश्चन मार्क है, तो ऐसे में जनता भी रिलेट करती है? निश्चित रूप से देखिए, जनता बहुत जागरूक है। मैं जैसा हमेशा कहता हूं कि देखिए, जो मेहनत करता है, जो उत्पादन करता है, सही मामलों में
वो समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जिसको कहते हैं अंतर विरोध, वो जीता है। उसको मालूम है कि उसका एक वोट क्या करना है। अब आप देखिए क्या हुआ है। जैसा मैंने कहा कि आज मोदी के चाहे मजबूरी में चाहे जो भी, एनडीए जो है, एनडीए के तमाम घटक दल आज बनारस में मोदी के साथ खड़े हैं। ये मैसेज क्लियर है कि एनडीए का एकमात्र चेहरा नरेंद्र मोदी है। दूसरी तरफ देखिए आप, अभी 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे हैं। आते ही उन्होंने कह दिया इस समय एक मोदी की गारंटी है, बीजेपी गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी है, उसके बरक्स केजरीवाल की गारंटी। क्या मैसेज देना चाहते हैं केजरीवाल जी? ये एक अच्छा इशू है जो आपने उठाया है रामकृपाल जी।